A very good morning, everyone. Hope you all are doing well. Today, through this lecture, I will be telling you all about the topic company. कंपनी क्या होती है, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ कंपनी. जो वर्ड कंपनी है वो डराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंपनीज, जिसका मतलब है अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु एट टुगेदर. या हम कह सकते हैं कंपनी जो है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ अ पर्सन जिनका मेन मकसद है उसको फॉर्म करने का फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल विच इज़ ट्रांसफरेबल इन शेयर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. ट्रांसफरेबल इन शेयर्स मतलब यहाँ पर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो अपने शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी यानी जो आपकी लाइबिलिटी है कंपनी की तरफ वो लिमिटेड होगी अप टू द अनपेड शेयर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं अ कंपनी इज़ एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन विच इज़ फॉर्म्ड विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस. या हम कह सकते हैं एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो यूनाइटेड हुए हैं एक कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट definition. Now coming on the next, what is the definition of a company? According to L.H. Henney, a company is an incorporated association. Incorporated association का मतलब होता है एक registered firm which is an artificial person. Artificial person का मतलब होता है a company दो lifeless but enjoys the privileges of living person. मतलब इसका कोई कह सकते हैं कि ये कोई नेचुरल बर्थ नहीं है बट एक आइडेंटिटी है इसकी ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. तो अब कंपनी जो होती है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है यानी एक रजिस्टर्ड फर्म होती है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ के द्वारा क्रिएट की गई. हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी होती हैं उनके जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है एक दूसरे से विथ अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कोई आए कोई जाए लेकिन कंपनी जो है वो लाइफ लॉन्ग तक चलती रहेगी. एंड अ कॉमन सील, एक सिग्नेचर. अब यहाँ पर मैंने बोला कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो सिग्नेचर तो कर नहीं सकता, यानी अब इसकी जो कंपनी है कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के तो सिग्नेचर कैसे करेगी क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है. तो इसके लिए एक कॉमन सील मैंडेटरी की गई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कि कंपनीज के पास एक कॉमन सील होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे प्लेस हो सके. Now hope you all have understood the meaning of company की कंपनी क्या होती है. Next is what are the main characteristics of a company. क्या मेन फीचर्स हैं कंपनी के वो अब मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट वन इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. कंपनी जो है एस्टैब्लिश हुई है बाय द लॉ और ये जो आपकी कंपनी है ये रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. तो मैंने अभी डेफिनेशन में भी आपको बोला था कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होनी चाहिए यानी एक रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए. रजिस्टर्ड फर्म का मतलब है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 वो कंपनी जो है उसका नेम जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट वन इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन हमने कंपनी को इसलिए बोला है बिकॉज इट्स बर्थ इज़ नॉट अ नेचुरल बर्थ. ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इमोर्टल आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी आइडेंटिटी सिर्फ लॉ के अंदर है. या हम ये भी कह सकते हैं एक नेचुरल पर्सन के अकॉर्डिंग एक नेचुरल पर्सन के जैसी ही एक कंपनी जो है बाय कर सकती है, सेल कर सकती है प्रॉपर्टीज़ को, एग्रीमेंट्स में एंटर हो सकती है, पीपल को एम्प्लॉय कर सकती है तो और साथ ही साथ पेनलाइज्ड भी हो सकती है इफ़ इट डज़ नॉट अबाइड बाय द लॉ. या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि हमने इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा है. आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा है दो ये लाइफलेस है लेकिन ये जो प्रिविलेजेस हैं एक लिविंग पर्सन के वो इंजॉय करती है इसीलिए हमने इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा है. आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जिसका नेचुरली बर्थ ना हुआ हो. तो यहाँ पर एक कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन ही तो है जिसको लोगों ने मिलकर क्रिएट किया है, जो लोगों के द्वारा क्रिएट की गई है.
नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी इसका मतलब तीन वर्ड्स में मैं अब डिस्क्राइब करूँगी। सेपरेट यानी अलग, लीगल एंटिटी यानी जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपकी कंपनी है, उन दोनों की आइडेंटिटी जो है, एंटिटी जो है वो बिल्कुल अलग है। ये नहीं है कि कंपनी के मेंबर हो तो आप उससे जुड़े हुए हो, हाँ जुड़े हुए हो, लेकिन कंपनी की अपनी सील है, अपना नाम है, अपने एसेट लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब सेपरेट हैं या कह सकते हैं डिस्टिंक्ट है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर। नेक्स्ट वन इज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन एक अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कितने शेयर होल्डर हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये जो आपकी कंपनी है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कोई आए कोई जाए लेकिन कंपनी जो है वो चलती ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। अब मैंने बोला कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो अपने सिग्नेचर तो कर नहीं पाएगी डॉक्यूमेंट्स पे, तो ये मैंडेटरी है अंडर द लॉ दैट एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स सील्स विद इट्स नेम एंग्रेव्ड अपॉन इट। मतलब कि उसका नाम जो है उस सील में होगा उस कंपनी का। मान लो ए बी सी कंपनी है तो ए बी सी कंपनी की सील होगी, क्योंकि वो अपने सिग्नेचर तो खुद कर नहीं सकता बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कॉमन सील बेसिकली एक सिंबल है एक कंपनी की आइडेंटिटी का, या आप कह सकते हो उसका सिग्नेचर ही है, ठीक है। बट one thing more I want to discuss with you is that as per the company's amendment act 2015, ये 2013 के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको कि मैंडेटरी है कॉमन सील होना किसी भी कंपनी का, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट्स हुई और वो अमेंडमेंट्स क्या कहलाई, अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसके अंदर नाउ फॉर अ कंपनी टू हैव अ कॉमन सील इज़ नॉट मैंडेटरी। मतलब अब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी कंपनी के ऊपर कि वो जो है अपनी एक तरीके से कॉमन सील रखे कंपनी में। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ होता है, अभी मैंने बोला कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग हैं दोनों, ये नहीं है कि वो जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं क्योंकि आपके शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की है, आपके मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनी में, उसके शेयर्स होल्डर हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो लायबिलिटी की बात अगर हम करें तो लायबिलिटी जो है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड है। लिमिटेड कहाँ तक है, लिमिट कहाँ तक लगी है, टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन द शेयर। यानी मान लो आप ये कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ अनपेड ऑफ द शेयर का मीनिंग ये है कि अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कि जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की वो लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन देयर शेयर्स। तो मान लो फॉर एग्जांपल ए ने बाय की 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी टू द ₹1000 ओनली। उससे ज़्यादा हम उसके पास से नहीं मंगवा सकते। तो यानी हम कह सकते हैं कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम यूज़ नहीं कर सकते टू पे द कंपनी डेट्स। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन देयर शेयर्स ओनली। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात की जाए, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम कैन बी एज मच एज द शेयर इशूड बाय द कंपनी। कमिंग टू द प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200, और एक्सक्लूडिंग 200 में एक्सक्लूडिंग मेंबर्स who were employees of the company. नेक्स्ट कमिंग रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। अब कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल है, इमेजिनरी पर्सन है, तो अपने आप तो वो अपने अफेयर्स को या एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया जाता है, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो एक कंपनी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। जो कैपिटल है कंपनी की वो बनी है विद द शेयर्स ऑफ अ डेफिनेट वैल्यू, और ये शेयर्स ऑफ अ डेफिनेट वैल्यू, और ये कंट्रीब्यूट किसने किए हैं, बाय इट्स शेयर होल्डर, एंड इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। तो हर शेयर होल्डर्स को ये राइट है कि वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है, बट सम सिचुएशंस में कंपनी रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स।
लास्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर जो है एक कंपनी को क्रिएट भी बाय लॉ किया जाता है, तो यहाँ पर ख़त्म या टर्मिनेट की बात की जाए तो वो भी लॉ के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट काम, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या क्या फ़ायदे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। फर्स्ट वन इज़ एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल अमंग ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, कंपनी एक ऐसा बिजनेस एसोसिएशन है जहाँ पर मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं कैपिटल के। नो मैटर कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, कहाँ इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कैपिटल कहीं से भी आ सकती है, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द country कैन कैपिटल कैन बी जनरेटेड। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी उनके पर्सनल एसेट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए इन केस द कंपनी वाउंड अप। नेक्स्ट वन इज परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टेंस है कंपनी की वो परपेचुअल है, यानी लाइफ लॉन्ग है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ द डायरेक्टर्स या इसकी मेंबर्स के, यानी शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स आए जाएं कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। अब जो लाइबिलिटी है, बिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज बीइंग लिमिटेड इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है, लेकिन उनके नंबर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यही एक रीज़न है कि जो कंपनी है उसके अंदर जो है नंबर ऑफ पर्सनस जो होते हैं, उसके मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनमें आपस में ही रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब बेसिकली रिस्क अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कैन बिकम इट्स मेंबर्स एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस। जो रिस्क फैक्टर है वो डिफ्यूज हो जाता है कि बिकॉज रिस्क यहाँ पर शेयर हो जाता है अमंग द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, जिसकी वजह से कंपनी जो है इवन कैन एंटर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी जहाँ पर हाई रिस्क हो। यानी अगर यहाँ पर कंपनी की बात की जाए तो लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस होते हैं और उनमें आपस में ही रिस्क जो है डिवाइड हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो जिसकी वजह से कंपनी जो है और भी ज़्यादा बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है उनमें भी एंटर हो सकती है। तो ये एक फ़ायदा है कंपनी के खड़े होने का। नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सिंस यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पर कैपिटल जनरेट करना बहुत आसान काम है। तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना और उनके प्रोडक्शंस को देख रेख करना लार्ज स्केल पे वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के इंसेंटिव बढ़ जाते हैं अगर एक कंपनी के पास ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं, यानी एक तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकती है कैपिटल को। और फ़ायदा कंट्री को होगा, जहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी, या हम कह सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो गुड प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो चीप और अफोर्डेबल प्राइस पर एक कॉमन मैन को मिल सकेंगे। साथ ही साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकेगा। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक कॉन्फिडेंस। कंपल्सरी पब्लिकेशन ऑफ सम डॉक्यूमेंट अकाउंट रिपोर्ट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरीके से पब्लिक का कॉन्फिडेंस एक कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्योंकि ये मैंडेटरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 की एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी जो अकाउंट्स हैं, डिफरेंट अकाउंट्स हैं डेली एक्टिविटीज़ के, वो एनुअली एग्जामिन कराने पड़ेंगे, या एक तरीके से कंपल्सरी वो पब्लिक को दिखाने पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से पब्लिक का भरोसा उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ कांस्टेंट सुपरविजन और रेगुलेशन भी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उसकी वजह से भी पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन, अब कंपनी को मैनेज शेयर होल्डर नहीं करते, बट उनके लिए यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजर्स रखे जाते हैं। अब शेयर होल्डर क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका नंबर होता है बहुत ज़्यादा। अब वो रोज़ मीटिंग में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक स्कैटर्ड है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रोफेशनल मैनेजर्स को, जो एफिशिएंट हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो
जो डेवलपमेंट है कंपनीज की एंड दैट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट वो साथ के साथ चलती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आज के ज़माने में या आज के हम मॉडर्न एजुकेशन का कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन की डेवलपमेंट भी हो रही है साथ साथ, जैसे ही कंपनीज का नंबर बढ़ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांटेज इज स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब एक कंपनी के पास वास्ट रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर कंपनी जो है अफोर्ड कर सकती है एक रिसर्च डिपार्टमेंट, जो कि उनको हेल्प करेगा इन डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो हेल्प करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने में। नेक्स्ट वन इज एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम आज की वर्ल्ड की बात करें, आज के सिनेरियो की बात करें, तो फेनोमिनल डेवलपमेंट हुई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो जो इन सब का बेसिस है, या एक कह सकते हैं इनकी डेवलपमेंट का जो बेसिस है, वो क्या है? कंपनीज है। क्योंकि यहाँ से ही मैसिव इन्वेस्टमेंट, यहाँ जो शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं वो बेसिकली मीडियम है whereby the companies manage to generate the investment on such a massive scale। क्योंकि यही जो ज़रिया है, यहाँ पर शेयर की इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पर कह सकते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स, ये क्या है? मीडियम है, जिनकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें जो इन्वेस्टमेंट के एक तरह से एवेन्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब कंपनी की वजह से, कंपनीज के नंबर के बढ़ने की वजह से जो है ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की, जो कि पॉसिबल नहीं थी ड्यू टू द अदर अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर कॉमर्शियल एसोसिएशन लाइक पार्टनरशिप, इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कंपनी एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आपके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी, कैपिटल जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका की उस कंट्री का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उस कंपनी का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही उस कंट्री में भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। नेक्स्ट कम व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब फ़ायदे हैं तो नुकसान तो होंगे ही कंपनीज़ के। तो फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना या एक तरह से रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है अंडर द प्रोविज़न ऑफ लॉ, लेकिन इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कैरिड ऑन करना पड़ता है बिफोर द कंपनी इज़ फॉर्म्ड। तो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, जो कि एक एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जो कि अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनानी नहीं पड़ती हैं या एक तरह से फॉलो नहीं करनी पड़ती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन जो है एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर्स। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स जो हैं हम कह सकते हैं कि वो मेकर्स या डेवलपर होते हैं कंपनी के। जब से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, सभी जो एक्सपेंसेस हैं उसकी फॉर्मेशंस के, वो सब कौन बियर करता है? प्रमोटर बियर करता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर को अपॉइंट भी प्रमोटर ही करता है। तो यहाँ पर कंपनी की जो है एक तरीके से कह सकते हो कि प्रोस्पेक्टस में जो भी वो लिखा जाएगा, MOA या AOA में जो लिखा जाएगा वो प्रमोटर बात लिखेगा। तो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जो प्रमोटर है वो मिसलीड भी कर सकता है पब्लिक को, जिसकी वजह से प्रमोटर हम कह सकते हैं फर्दर डायरेक्टर भी बन सकता है और फॉल्सली कंपनी के अकाउंट्स को पब्लिक को दिखा सकता है, यानी पब्लिक को चीट भी कर सकता है मिसलीड करके। तो ये भी एक मेन डिसएडवांटेज है। तो कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस बाय द प्रमोटर। नेक्स्ट वन इज एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। अब मैसिव प्रोडक्शन होगा, अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा यानी मैसिव प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो रिड्यूस कर देगा उसकी कॉस्ट को, यानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete नहीं कर पाएंगे मार्केट प्लेस में। तो इसकी वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को पुश्ड आउट किया जाएगा मार्केट से, और इसकी वजह से जो कंपनी है वो मोनोपोली एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर। तो कंपनी यहाँ पर चांसेस हैं मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो इट
can then increases the price of the goods because there are no competitors and it has the monopoly. क्योंकि competitors तो रहेंगे ही नहीं, तो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे उनको तो उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया, पहले ही पुश्ड आउट कर दिया मार्केट से, तो यहाँ आप वो मन चाहे प्राइसेस जो हैं रख सकते हैं क्योंकि वो मोनोपोली यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि उनके सिंगल सेलर है तो मोनोपोली बढ़ेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन इज एनकरेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन। सिंस जो शेयर्स हैं कंपनी के वो फ्रीली ट्रांसफर हैं, अभी मैंने बोला, तो पीपल हेयर आर टेम्पटेड टू स्पेक्यूलेट इन द प्राइजेस ऑफ दीज शेयर्स। यहाँ पर सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी एक कारण है कंपनी के डिसएडवांटेज का। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स हैं उनके आपस में इंटरेस्ट से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। जैसे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि आफ्टर द पेमेंट ऑफ सर्टेन डिविडेंड, उनको पेमेंट करने के बाद बल्क जो है प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कंपनी के रिजर्व में जाए। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग द ओल्डर शेयर होल्डर्स। तो ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है मैनेजमेंट या वर्कर्स के बीच में। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, या एक कह सकते हैं ये एक मेन डिसएडवांटेज है कंपनी के तरफ। नेक्स्ट है एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस। एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस का यहाँ मतलब है कि शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज एक्ट बनाया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ बोर्ड भी बनाया टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज। तो एक्सेसिव गवर्नमेंटल और लीगल इंटरफेरेंस की वजह से कंपनी के अफेयर्स जो हैं या एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटरप्ट होती हैं। तो ये भी मेन डिसएडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, क्योंकि उनको सारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी एक्टिविटीज़ है वो अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ करनी पड़ती हैं। तो सभी एक्टिविटीज़ अगर अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ करेंगी, यानी गवर्नमेंट की और लीगल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस रहेगा कंपनी के कामों में। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी की अगर बात की जाए, अभी मैंने बोला पिछले वाले पॉइंट में कि जो प्रोविज़न है कंपनी एक्ट के वो कहते हैं कि मैंडेटरी है कंपनी को कि वो अपने अकाउंट्स को एनुअली पब्लिश करे, उनकी कॉपीज़ को, वेरियस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़ को। तो यहाँ पर सीक्रेसी किस बात की है? अगर हम पब्लिक को शो कर रहे हैं तो हमारी सीक्रेसी तो है ही नहीं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये भी मेन डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब डिफरेंट मीटिंग्स रखी जाती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती हैं, जो एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग अफेयर्स है? अब उसके शेयर होल्डर्स तो दूर दूर तक स्कैटर्ड है, तो वो मीटिंग में आ नहीं सकते। या कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग कॉल की जाती है वहाँ पर देयर इज़ नॉट द रिक्वायर्ड कोरम, तो जिसकी वजह से जो डिसीजन होते हैं वो डिले होते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इवल्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फॉर एग्जांपल, इट कुड बी डिफ़िकल्ट टू सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, या फिर हम कह सकते हैं लेबर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, या लोकल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट कर सकता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। तो कहीं ना कहीं ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होती है शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर की एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर जो ऑनरशिप होती है और मैनेजमेंट होती है कंपनी में, तो वो डिफरेंट हैंड्स में होती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जो है वो वेरी लार्ज भी हैं और हर कॉर्नर में स्प्रेड हैं कंट्री के। तो ये फिजिबल नहीं हो पाता शेयर होल्डर्स के लिए कि वो कंपनी के अफेयर्स को या एक्टिविटीज़ को मैनेज करें। तो कंपनी मैनेजमेंट जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होती है, जो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके एक्शंस का शेयर होल्डर पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, बिकॉज उनको ये नहीं पता होता कि कंपनी में हो क्या रहा है और किस तरीके से उनके डायरेक्टर्स जो हैं एक्टिविटीज़ को कंपनी की देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ करप्शन।
नेक्स्ट मेन डिसएडवांटेज जो है वो है करप्शन। कंपनीज एक मेन कॉज है करप्शन का पॉलिटिक्स में, क्योंकि बिग कंपनीज क्या करती हैं, फंड्स को एक तरह से क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं टू द एक्सपेंसेस ऑफ पार्टीज इन इलेक्शन। मतलब एक तरह से इलेक्शन में पार्टीज को वो फंड प्रोवाइड करती हैं ताकि अगर वो पार्टी पावर में आए तो कंपनी उनसे वो करवा सके जो वो चाहती हैं। थैंक यू।